हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 6 के चैप्टर 2 को शुरू करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में देखेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। जब भी हम लोग कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो हम लोग अपना म्यूज़िक लाइब्रेरी, इंटरनेट ब्राउज़र बहुत आसानी से चला पाते हैं। ये सारा काम लगता है कि हम लोग जो भी चीज़ चलाते रहते हैं, लगता है कि हम लोग एक डायरेक्टर जैसा काम कर रहे हैं। और बहुत सारा चीज़ जो है वो एकदम सेट करके रखा हुआ रहता है। वो सारा चीज़ कैसे होता है, वो सारा चीज़ को मेंटेन और कंट्रोल करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। वो सब चीज़ हम लोगों को करके देता है ऑपरेटिंग सिस्टम ही, ताकि हम लोग अपना काम को बहुत आसान तरीके से कर पाएँ। हम लोग जो भी काम करते हैं उसके पर्दे के पीछे ऑपरेटिंग सिस्टम का ही हाथ होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम ही वो सारा चीज़ करता है जिसकी मदद से हम लोग सारा काम और टास्क कंप्यूटर में कंप्लीट कर पाते हैं। सेकंड पैरा में लिखा हुआ है कि हम लोग पहले के टाइम में जो भी कंप्यूटर चलाते थे वो ज़्यादा टास्क उसमें नहीं किया जा सकता था। जैसे कि आजकल के टाइम पे हम लोग म्यूज़िक चला पाते हैं, उसी के साथ इंटरनेट भी चलाते हैं, फिर बहुत सारे सॉफ्टवेयर पे भी हम लोग एक साथ काम कर पाते हैं। बट पहले के टाइम में ऐसा नहीं हुआ करता था। पहले के टाइम में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था, बट 1960s के टाइम पे ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करना शुरू कर दिया गया। सबसे पहला बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम जो था वो सिर्फ मॉनिटर फंक्शन करता था। मींस मॉनिटर क्या काम कर रहा है, बस उसी को उसी को सिर्फ वो कंट्रोल कर पाता था, और बहुत सारा छोटा छोटा काम करता था जब ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया गया था 1950 में। फिर उसके बाद क्या हुआ कि आने वाले टाइम में उसमें बहुत सारे फीचर्स ऐड किए गए, हार्डवेयर फीचर्स ऐड किए गए, जैसे रन टाइम लाइब्रेरी हुआ, इंटरप्शन हुआ, पैरेलल प्रोसेसिंग हुआ। ये सारा चीज़ ऐड किया गया। जब पर्सनल कंप्यूटर को बनाया गया 1980s के टाइम पे, तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी उसी के साथ साथ बना। जब पर्सनल कंप्यूटर को 1980s में बनाया गया, उसी टाइम पे ऑपरेटिंग सिस्टम का भी इन्वेंशन हुआ, और वो लार्जर कंप्यूटर्स में भी ऑपरेटिंग सिस्टम डाल के और लार्जर कंप्यूटर में भी ऑपरेटिंग सिस्टम को रन कराया जाता था। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसका सबसे इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम दैट रन्स ऑन अ कंप्यूटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम होता है कंप्यूटर के लिए। अगर कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डाला जाएगा आजकल के टाइम पे, तो वो कंप्यूटर सही ढंग से काम कर ही नहीं पाएगा। उस पर हम लोग काम कर ही नहीं पाएंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम को डालना, कंप्यूटर के अंदर में इंस्टॉल करना बहुत ज़रूरी है। जितना भी जनरल पर्पज़ कंप्यूटर होता है उसके अंदर में ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है, और वही रन करता है ताकि हम लोग दूसरे प्रोग्राम्स पे भी काम कर पाएँ, दूसरे सॉफ्टवेयर्स पे भी काम कर पाएँ। ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे बेसिक टास्क क्या होता है कि वो इनपुट लेता है कीबोर्ड से, और फिर उसके बाद आउटपुट डिवाइस को आउटपुट भेजता है। तो ये सारा बहुत ज़रूरी काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ये सबसे बेसिक काम है। वो इनपुट लेता है कीबोर्ड से और फिर उसके बाद उसका आउटपुट देता है। फिर और क्या काम करता है कि वो जितना भी हम लोग फाइल्स कंप्यूटर के अंदर में रखे हुए रहते हैं या फ़ोल्डर में रखे हुए रहते हैं, वो सारा चीज़ को मैनेज कंट्रोल करता है। जितने भी हम लोगों के पेरिफेरल डिवाइस होते हैं, जैसे डिस्क ड्राइव हो गए, प्रिंटर्स हो गए, स्पीकर्स हो गए, और फिर उसके बाद और भी बहुत सारे डिवाइस होते हैं, उन सब को कंट्रोल करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने का पर्पस क्या होता है, मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम का को क्यों बनाया गया, ताकि वो ऑर्गेनाइज कर पाए, कंट्रोल कर पाए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को, ताकि हम लोगों का जितना भी डिवाइस है वो सही ढंग से फ्लेक्सिबल तरीके से काम कर पाए। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम को नहीं डाला जाएगा तो हम लोगों का जितना भी डिवाइस, पेरिफेरल डिवाइस, एक्स्ट्रा डिवाइस जो लगे हुए रहते हैं कंप्यूटर के अंदर में, वो सही ढंग से काम नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग इस चैप्टर में हिस्ट्री ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में देखेंगे, कितने तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस देखेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं और क्या दिया हुआ है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या, उसके बारे में 2 पैरा में डिफाइन किया गया है। पहले के टाइम में नॉट ऑल कंप्यूटर्स हैव ऑपरेटिंग सिस्टम। पहले के टाइम में, आजकल के टाइम में बहुत सारे कंप्यूटर्स में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डाला हुआ होता है, बट वो वर्क करता है, बट वो उतना सारा काम नहीं करता है। जैसे में हम लोगों का जो माइक्रोवेव जो किचन में रखा हुआ रहता है, माइक्रोवेव, वो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डाला रहता है। उसका बस एक ही काम होता है कि वो हम लोगों के फूड को हीट करे।
तो उसमें ऐसा फंक्शन ही बनाया रहता है कि वो उसका सिर्फ एक ही काम होता है कि वो हीट करे, तो उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत नहीं होता है। बट हम लोग जो कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर यूज़ करते हैं उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डालना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ में यही लिखा हुआ है कि इट हैज़ वन सेट ऑफ टास्क टू परफॉर्म, मीन्स इसका सिर्फ एक ही टास्क होता है। जैसे अगर माइक्रोवेव का बात किया जाए तो उसका बस एक ही काम है कि वो हीट करे फूड को, बस। तो वो एक टास्क के लिए ही बना हुआ रहता है, इसलिए उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का नहीं ज़रूरत पड़ता है। 1960s के टाइम पे ऑपरेटिंग सिस्टम का जो डिफिनीसन था वो बदल गया। क्या डिफिनीसन हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम का? कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हार्डवेयर से कंट्रोल करे। बट हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में क्या जानते हैं कि वो एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कि हार्डवेयर को यूजेबल बनाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। या तो उसको ये बोला जाएगा कि सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, या तो हम लोग उसको ये भी बोल सकते हैं कि एक प्रोग्राम जो कि हार्डवेयर को यूजेबल बनाता है, काम का बनाता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेगा तो कोई भी हम लोगों का जो डिवाइस लगा हुआ है, हार्डवेयर लगा हुआ है, वो कोई काम का नहीं रहेगा। ये इन ब्रीफ अगर देखा जाए ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, तो ये एक प्रोग्राम का सेट होता है जो कि कंप्यूटर्स को कंट्रोल करता है। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल्स को दिया गया है जो कि हम लोग अपने कंप्यूटर में डालते हैं। ऐसे ही में यूनिक्स हम लोग अपने कंप्यूटर में डालते हैं, MS DOS अपने कंप्यूटर में डालते हैं, MS विंडोज़ डालते हैं, विंडोज़ NT, OS2, मैक OS। ये सारे अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जिसको हम लोग अपने कंप्यूटर में डाल सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, फिर उसके बाद हम लोग अपने कंप्यूटर पर वर्क कर सकते हैं। अब हम लोग हिस्ट्री ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में देखेंगे कि कौन कौन से टाइम पे कौन कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो समय के साथ साथ हमेशा बदलते चला गया, उसमें डेवलपमेंट आते चले गए ताकि हम लोग और अच्छे ढंग से कंप्यूटर पे एफिशिएंटली सही ढंग से काम कर पाएँ। तो 1940s के टाइम पे जब फर्स्ट जनरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम आया करता था, तो उस वक्त क्या होता था कि पहले के टाइम में कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम होता ही नहीं था, हैड नो ऑपरेटिंग सिस्टम्स। पहले के इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर्स में ऑपरेटिंग सिस्टम हुए ही नहीं करते थे। तो उस समय के जितने भी मशीन होते थे वो क्या करते थे कि वो मैकेनिकल स्विचेस पे काम करते थे, और उस समय अ, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी नहीं था, यहाँ तक कि असेंबली लैंग्वेज भी नहीं था। तो हम लोगों का कंप्यूटर सिर्फ एक टास्क पे काम करता था, बहुत स्लो काम करता था, बहुत ज़्यादा हीट लेता था, एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी भी लेता था। तो पहले के टाइम का फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर बहुत स्लो हुआ करता था, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहता था, यहाँ तक कि हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी नहीं यूज़ करते थे उसमें, यहाँ तक कि हम लोगों का असेंबली लैंग्वेज भी नहीं था उस वक्त। तो हाई लेवल लैंग्वेज तो बहुत दूर की बात है, हाई लेवल लैंग्वेज अभी के टाइम में बनाया गया है। 1950s के टाइम पे सेकंड जनरेशन जब आया, तो 1950s के टाइम पे पंच कार्ड्स यूज़ होता था। जैसे 1940s के टाइम पे मैकेनिकल स्विचेस को यूज़ किया जाता था, तो 1950s के टाइम पे पंच कार्ड्स को यूज़ किया जाता था। और जनरल मोटर रिसर्च लैबोरेटरीज़ वाले फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया 1950s में। IBM 701 मॉडल था, IBM कंपनी का 701 मॉडल जो था उसी के अंदर में इस ऑपरेटिंग सिस्टम को सबसे पहले रन कराया गया। और वो उसका काम क्या था, 1950s वाले कंप्यूटर का काम क्या था कि वो सिर्फ एक जॉब को, एक टास्क को एक बार में कर पाता था। यहाँ पे ये जो बात लिखा हुआ है, रन वन जॉब एट ए टाइम, एक बार में सिर्फ एक ही टास्क को कंप्लीट कर पाता था, और उसको हम लोग सिंगल स्ट्रीम बैच प्रोसेसिंग सिस्टम कहते थे। उसमें क्या हुआ करता था कि जो प्रोग्राम है या जो डेटा है उसको ग्रुप में भेज दिया जाता था, कंप्यूटर में डाल दिया जाता था, और फिर उसके बाद उस पर वन बाई वन जितने भी ग्रुप में जितने भी टास्क दिए जाते थे कंप्यूटर को, वो एक एक वन बाई वन करके उसको कंप्लीट करता था। तो उसको हम लोग सिंगल स्ट्रीम बैच प्रोसेसिंग सिस्टम कहते थे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 1960s के टाइम पे जब थर्ड जनरेशन आया, तो उस समय भी बैच प्रोसेसिंग सिस्टम का ही यूज़ होता था, बट दे वे एबल टू टेक बेटर एडवांटेज ऑफ द कंप्यूटर रिसोर्स बाय रनिंग सेवरल जॉब्स एट ए टाइम। यहाँ पे ये बात लिखा हुआ है कि जैसे हम लोग 1950s के टाइम पे देखे थे कि 1950s में सिर्फ एक ही जॉब पे काम करता था, तो 1960s में भी बैच प्रोसेसिंग पे ही कंप्यूटर वर्क करता था, ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता था, बट वो एक साथ में बहुत सारा काम कर पाता था।
सो ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइनर्स डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी प्रोसेसिंग। और उसी के साथ साथ जो डेवलपर्स थे कंप्यूटर को, ऑपरेटिंग सिस्टम को जो डेवलप कर रहे थे, उस वक्त उन लोगों ने मल्टी प्रोग्रामिंग का भी कॉन्सेप्ट शुरू कर दिया। और मल्टी प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट लगाने के बाद क्या हुआ कि हम लोग सेवरल जॉब्स, बहुत सारे काम एक साथ करना शुरू कर दिए। मेमोरी के अंदर में जो भी मेन मेमोरी होता है हम लोग का रैम, तो रैम में पहले के टाइम में क्या होता था कि रैम में सिर्फ एक ही प्रोग्राम रन कर पाता था। बट 1960 जब थर्ड जनरेशन आ गया तो बहुत सारा हम लोग सेवरल टास्क एक साथ कंप्लीट कर पाते थे। और उस रैम में हम लोगों का 2-3 प्रोग्राम, जो भी हम लोग जितना भी प्रोग्राम हम लोग चलाना चाहते थे, तो उस वक्त 2-3 प्रोग्राम 4 प्रोग्राम एक बार में रन करा के हम लोग अपना काम कर पाते थे। और जो प्रोसेसर हुआ करता था वो एक टास्क को कंप्लीट करके दूसरे टास्क में जाता था, और हम लोगों का सारा काम हम लोग वैसे ही कंप्लीट हम लोग कर पाते थे। सेवरल जॉब्स एडवांसिंग व्हाइल कीपिंग द पेरिफेरल डिवाइस इन यूज़। हम लोगों का जितना भी डिवाइस होता था उसको यूज़ में ला के और फिर उसको ऑपरेटिंग सिस्टम सारे टास्क को कंप्लीट करता था। यहाँ पे और सेकंड पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ऑन द सिस्टम विथ नो मल्टी प्रोग्रामिंग व्हेन द करेंट जॉब पॉज टू वेट फॉर अदर ऑपरेशन टू कंप्लीट। तो क्या होता था कि मल्टी प्रोग्रामिंग तो हुआ करता था, बट उस समय भी क्या होता था कि एक जॉब कंप्लीट होते ही फिर तुरंत उसके साथ ही दूसरे प्रोग्राम पे ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करना शुरू कर देता था। तो सीपीयू को समझ में आता था कि एक सीपीयू क्या करता था उस वक्त। सीपीयू का काम ये होता था कि एक प्रोग्राम जैसे ही रन कर रहा है उस वक्त ये बैठा हुआ रहता था और उस पर वर्क करते रहता था। फिर उसके बाद जैसे ही सेकंड टास्क को कंप्लीट शुरू करता था, फिर उसके बाद वो उस पर काम शुरू करता था सीपीयू। एक टास्क को कंप्लीट किया सीपीयू और फिर उसके बाद वो बैठ जाता था और फिर उसके बाद रुक जाता था। फिर उसके बाद वो सेकंड टास्क को शुरू करते ही फिर उसके बाद अपना काम शुरू करता था। तो सीपीयू का ये काम हुआ करता था। और फिर उसके बाद इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया गया कि मेमोरी को पार्टीशन कर दिया गया। जो भी हम लोगों का जैसे एक टास्क चलते रहता था तो सीपीयू काम करके फिर उसके बाद रुक जाता था, फिर उसके बाद दूसरा टास्क जब शुरू होता था तब सीपीयू वर्क करता था। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डेवलपर्स जो थे वो मेमोरी को अलग अलग कर दिए ताकि अलग अलग टास्क को अलग अलग जगह पे एक साथ कंप्लीट किया जा सके। तो मेमोरी को अलग पीस में डिवाइड कर दिया गया, पार्टीशन कर दिया गया। और फिर उसके बाद हम लोग बहुत सारे जॉब को अलग अलग मेमोरी के जगह पे अलग अलग मेमोरी में ले जाके, मान लीजिए कि 4 काम है तो 4 पार्ट में बांट दिया गया मेमोरी को, और मेमोरी चारों पार्ट में जाके चारों हम लोगों का जो टास्क है वो अलग अलग जगह पे एक साथ कंप्लीट हो जाए, इसलिए मेमोरी को पार्टीशन किया गया। फिर एक अनदर दूसरा फीचर आया। इसमें क्या हुआ कि इस जनरेशन में टाइम शेयरिंग टेक्निक शुरू हुआ। इसमें टाइम शेयरिंग का टेक्निक शुरू हुआ कि हाँ, किस टास्क को कितना टाइम दिया जाए, कितना टाइम चाहिए उस टास्क को कंप्लीट होने के लिए। तो उस टास्क को उतना टाइम में वो कंप्लीट कर देगा। फिर उसके बाद दूसरा टास्क जो है उसको जितना टाइम लगेगा उतना टाइम उसको दे दिया जाएगा, तो उतना टाइम में वो कंप्लीट हो जाएगा। तो टाइम शेयरिंग का टेक्निक भी शुरू हुआ मल्टी प्रोग्रामिंग टेक्निक के साथ साथ, in which each user has an online terminal because the user was present and interacting with the computer। जो यूज़र उस पर बैठा करता था तो उसको अगर 4 टास्क को कंप्लीट करना है तो उन सब यूज़र्स को ये सारा जो फीचर है, नया नया जो फीचर आया मल्टी प्रोग्रामिंग का और टाइम शेयरिंग का और पार्टीशन मेमोरी का, वो सारा चीज़ यूज़र्स को बहुत फ़ायदा हुआ उससे, और वो सारे यूज़र्स आराम से कर पाते थे उस टाइम पे काम। अदरवाइज यूज़र प्रोडक्टिविटी कुड सफ़र। अगर वो सारे चीज़ को अगर नहीं बनाया जाता, डेवलप नहीं किया जाता, तो जो यूज़र बैठते थे 4 काम करने के लिए तो 4 काम नहीं हो पाता था। अगर ये सब चीज़ डेवलप नहीं हुआ रहता तो वो 4 काम अगर करना चाहता है तो एक काम कंप्लीट होता, फिर दूसरा काम कंप्लीट होता, ऐसे ऐसे करके उनका सारा काम कंप्लीट होता, बहुत टाइम लगता और वो लोग बहुत सफ़र करते। इसके चलते ये सारे टेक्निक को, टाइम शेयरिंग वाले टेक्निक को, मल्टी प्रोग्रामिंग टेक्निक को शुरू किया गया ताकि यूज़र्स उस पर मल्टी प्रोग्राम को रन करा सके, लार्ज नंबर ऑफ मल्टी प्रोग्राम्स को रन करा सके यूज़र्स। अब आगे देखते हैं फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में क्या आया। तो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में LSI को डेवलप किया गया। LSI क्या था? लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट चिप को इन्वेंट किया गया। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो पर्सनल कंप्यूटर और वर्क स्टेशन में डालना शुरू कर दिया गया फोर्थ जनरेशन में, जो कि हम लोग शुरू में देखे थे कि 1980s के टाइम पे ऑपरेटिंग सिस्टम्स को पर्सनल कंप्यूटर के फील्ड में लाना शुरू कर दिया गया। तो 1980s और 1970s के टाइम 1970s 80s के टाइम पे LSI का जब इन्वेंशन हुआ तो पर्सनल कंप्यूटर के फील्ड में, वर्क स्टेशंस में
ऑपरेटिंग सिस्टम को डालना शुरू कर दिया गया, इंस्टॉल करना शुरू कर दिया गया। माइक्रो प्रोसेसर का टेक्नोलॉजी लग गया है। पहले के टाइम में माइक्रो प्रोसेसर नहीं लगा रहता था सीपीयू में, तो माइक्रो प्रोसेसर का टेक्नोलॉजी भी कंप्यूटर के अंदर में डाल दिया गया ताकि वो सारा काम कंप्लीट हो पाए बहुत अच्छे तरीके से। और डेस्कटॉप कंप्यूटर को भी उस टाइम पे बहुत पावरफुल बना दिया गया। डेस्कटॉप कंप्यूटर जो पर्सनल कंप्यूटर जो था, वो जो पहले के टाइम में जो पर्सनल कंप्यूटर हुआ करता था, जैसे हम लोगों के टाइम पे आजकल लैपटॉप, हैंड हेल्ड्स ये सारे आ गए हैं, पहले के टाइम में सिर्फ डेस्कटॉप कंप्यूटर हुआ करता था। और डेस्कटॉप कंप्यूटर को बहुत पावरफुल बना दिया गया और वो मेन फ्रेम जैसा काम करने लगा 1970s के टाइम पे। फिर उसके बाद क्या हुआ, दो ऑपरेटिंग सिस्टम को पर्सनल कंप्यूटर में डाला जाता था, जिसका नाम था MS DOS, जो कि माइक्रोसॉफ्ट इंक्लूसिव कंपनी जो थी वो MS DOS को लॉन्च की। और फिर उसके बाद two operating systems have dominated personal computers in MS-DOS written by Microsoft इंक्लूसिव फॉर द IBM PC। IBM PC में इसको डाला जाता था, MS-DOS को IBM PC में डाला गया। और अदर मशीन जो था, वो दूसरा जो मशीन था वो था Intel 8088 CPU, जो कि फिर उसके बाद इसका भी सक्सेसर आया, वो भी बहुत सारा काम किया। ऑपरेटिंग सिस्टम के फील्ड में हम लोग बहुत सारा काम कर पाते थे, बहुत सारे टास्क को कंप्लीट कर पाते थे। तो जो MS-DOS था और Intel 8080 CPU था, वो ये दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम पर्सनल कंप्यूटर में डालना शुरू कर दिए कंपनीज वाले। और फिर उसके बाद हम लोग उसको आने वाले टाइम में जब उसका डेवलपमेंट होते चला गया, तो आज हम लोग इन्हीं सब का डेवलप्ड वर्जन हम लोग चला रहे हैं। एक और ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करता था उस टाइम पे, यूनिक्स। अभी भी यूनिक्स है, यूनिक्स को यूज़ किया जाता है। तो ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स बहुत यूज़फुल रहे हैं पहले के टाइम में, जो पहले के टाइम में लोग चलाते थे, यूज़र्स चलाते थे कंप्यूटर को। ये यूनिक्स को भी लार्ज पर्सनल कंप्यूटर्स में डाला जाता था पहले के टाइम में। मोटरोला 6899 CPU फैमिली, मोटरोला कंपनीज वाले भी कंप्यूटर के फील्ड में आ गए थे, और उन सभी ने भी ऑपरेटिंग सिस्टम को, CPU को बनाया, प्रोसेसर्स को बनाया, कंप्यूटर्स को बनाना शुरू कर दिया। तो ये सारा था हम लोगों का ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्ट्री, कैसे कैसे कौन कौन से टाइम में ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करते करते और अच्छे ऑपरेटिंग सिस्टम्स को इन्वेंट किया गया। अब आगे हम लोग देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या फंक्शन है। तो अगर साधारण तरीके से देखा जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे मेन काम क्या है कि वो हार्डवेयर को और सॉफ्टवेयर को मैनेज करे। कोई भी डेस्कटॉप कंप्यूटर है, इन सब डेस्कटॉप कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को बढ़िया से मैनेज करे, कंट्रोल करे, और वो सारे चीज़ क्या क्या काम कर रहे हैं, दोनों हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या क्या काम हो रहा है, उन सब को मैनेज करता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का यही काम होता है। उसमें क्या क्या करता है ये, तो ये प्रोसेसर, मेमोरी को, डिस्क स्पेस को, और बहुत सारे चीज़ हैं जिन सबको वो देखता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है। हम लोग का कंप्यूटर में अगर इसमें जो बात नहीं लिखा हुआ है, मैं बता देता हूँ कि जैसे हम लोग डिस्क फ्रैगमेंट करते हैं, डिस्क में जो भी एरर्स हैं, एक्स्ट्रा फाइल्स हैं, उन सबको ठीक करना, वो सारा कंट्रोल करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का है। सेकेंड पॉइंट क्या दिया हुआ है कि ये कोई भी सॉफ्टवेयर को, कोई भी एप्लीकेशन को सही ढंग से काम करने में हेल्प करता है। कंसिस्टेंट वे फॉर एप्लीकेशन टू डील विद द हार्डवेयर। तो कोई भी सॉफ्टवेयर है, सही ढंग से काम कर रहा है कि नहीं, वो इंटरेक्ट कर रहा है कि नहीं हार्डवेयर से सही ढंग से, तो वो सारा चीज़ जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको कंट्रोल करता है। यहाँ तक कि अगर हार्डवेयर का डिटेल भी अगर ऑपरेटिंग सिस्टम को नहीं पता है कि हार्डवेयर क्या, कौन सा हार्डवेयर लगा हुआ है, बट फिर भी वो ऑपरेटिंग सिस्टम से बढ़िया से कम्युनिकेट करवा पाता है हार्डवेयर्स को। The first task, managing the hardware and software resource, is very important as various programs and input methods compete for attention for the central processing unit। यहाँ पे ये बात बताया जा रहा है कि इसका सबसे पहला काम क्या होता है कि वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को एक दूसरे से इंटरेक्ट करवा के और एक दूसरे को मैनेज, कंट्रोल करके, और CPUs की मदद से इन सबको बढ़िया से मैनेज करता है, कम्युनिकेट करवाता है। तो ये यहाँ पे यही बात लिखा हुआ है। और एंड डिमांड मेमोरी, स्टोरेज एंड इनपुट आउटपुट बैंडविड्थ फॉर देयर ओन पर्पसेस। अगर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मेमोरी का ज़रूरत है, स्टोरेज का ज़रूरत है, इनपुट आउटपुट जो आ रहा है, उन सब को क्या करता है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम कम्युनिकेट करवाता है सॉफ्टवेयर को, सॉफ्टवेयर से हार्डवेयर को, और हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर को।
तो ये सारा काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑपरेटिंग सिस्टम एक अच्छे पेरेंट के जैसा काम करता है। जैसे कि जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों के बीच में सही ढंग से बातचीत हो रहा है कि नहीं, वो लड़ तो नहीं रहे हैं, उस तरीके से ये पेरेंट के जैसा काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में। आगे क्या लिखा हुआ है देखते हैं कि एप्लीकेशन दैट गेट द नेसेसरी रिसोर्स वाइल प्लेइंग नाइसली विथ ऑल अदर एप्लीकेशंस। तो जो भी हम लोगों का एप्लीकेशन है वो सही ढंग से रिसोर्स के हिसाब से जो भी इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है वो इंस्ट्रक्शन के हिसाब से सारे एप्लीकेशन के साथ सही ढंग से काम कर रहा है कि नहीं, यही काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। और यूज़र और एप्लीकेशन के बीच में एक अच्छा गुड ग्रेटेस्ट गुड फॉर ऑल द यूज़र्स एंड एप्लीकेशन। जो भी यूज़र बैठा हुआ है, जो भी एप्लीकेशन पे काम कर रहा है, उस पर सही ढंग से काम कर पा रहा है कि नहीं, इन सब को कंट्रोल करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का है। सेकेंड टास्क क्या था कि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से जो हम लोग यहाँ पे सेकेंड पॉइंट देखे थे, फर्स्ट पॉइंट को ही डिफाइन किया गया है इतना लंबा में, और फिर उसके बाद अब हम लोग सेकेंड पॉइंट को देखेंगे। सेकेंड पॉइंट को सेकेंड पैरा में दिखा गया है। यहाँ पे क्या दिखा गया है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो एप्लीकेशन को कंट्रोल करता है, एप्लीकेशन इंटरफेस को कंट्रोल करता है। हम लोग का जो भी सॉफ्टवेयर बना हुआ होता है उसमें क्या क्या चीज़ लिखा हुआ है, उसमें कौन कौन से बटन को क्लिक करने से क्या क्या होता है, उन सबको कंट्रोल करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ज़रा देखते हैं इसमें। इज स्पेशली इंपॉर्टेंट इफ देयर आर मोर देन वन ऑफ ए पार्टिकुलर टाइप ऑफ कंप्यूटर यूजिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम, और इफ द हार्डवेयर मेकिंग अप द कंप्यूटर इज ओपन टू चेंज। तो जैसे मान लीजिए कोई हार्डवेयर लगा हुआ है और वो दूसरा टास्क करने जा रहा है, तो उन दूसरे टास्क को करने के लिए भी ऑपरेटिंग सिस्टम उसको हेल्प करता है कि हाँ ये काम करने जा रहा है हार्डवेयर, तो इसको हेल्प किया जाए। अगर वो नहीं हेल्प करेगा तो यूज़र जो बैठा हुआ है कंप्यूटर पे वो सही ढंग से काम नहीं कर पाएगा। तो वो सारा चीज़ को कंट्रोल करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। इवन इफ ए पार्टिकुलर कंप्यूटर इज़ यूनिक, an operating system can ensure that application continues to run when hardware upgrades and updates occurs। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी हम लोग अपने हार्डवेयर को अपग्रेड करते हैं या अपडेट करते हैं, उस टाइम पे ऑपरेटिंग सिस्टम अपना काम रोकता नहीं है, वो एप्लीकेशन पे अपना काम कंटिन्यू रखता है ताकि हम लोग अपना काम अपना कर पाएँ और फिर हार्डवेयर अपना अपडेट होते रहे। This is because the operating system and not the application is charged with managing the hardware। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का बस यही काम है कि वो मैनेज करे हार्डवेयर को, और जो भी रिसोर्स भेजा जा रहा है, इंस्ट्रक्शन भेजा जा रहा है कंप्यूटर के अंदर में, उसको उसके सही जगह पे पहुंचाए। और अगर उसको सही जगह पे नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम सही ढंग से काम नहीं करता है और सारे रिसोर्सेज को हार्डवेयर के पास नहीं पहुंचाता है और हार्डवेयर को मैनेज नहीं करता है, तो हम लोग सही ढंग से काम नहीं कर पाएंगे। टुडे सिस्टम्स कैन एकोमोडेट थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट प्रिंटर्स। आजकल के टाइम में बहुत सारे प्रिंटर्स आते हैं, डिस्क ड्राइव्स आते हैं, बहुत सारे डिवाइस, पेरिफेरल डिवाइस आते हैं। उन सारे डिवाइसेस को जो भी नया नया डिवाइस इन्वेंट होते रहता है, जो भी हम लोग नया डिवाइस हम लोग अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं, उन सब को कंट्रोल करता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम। इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग कंप्यूटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम लोग जब भी नया कंप्यूटर खरीदते हैं तो हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें ज़रूर इंस्टॉल करते हैं ताकि हम लोग अपना सारा टास्क कंप्लीट कर पाएँ सही ढंग से। तो ये था आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आगे हम लोग कल देखेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। हैव ए गुड डे।